हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पुस्तिका में आपका स्वागत है। आज की इस गहरी चर्चा में सबसे पहले एक सीधा सा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि पुस्तिका सीरीज क्यों इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ किसी भी बुक को डिटेल्ड पार्ट वाइज एक्सप्लेन किया जाता है। सही बात है। जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम नॉलेज एक जगह ही मिल जाता है और हमें मल्टीपल वीडियोस भी स्क्रॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल वही तो। और इसलिए आज हम फाइनेंशियल नॉलेज की एक सीरीज द फाइनेंस पुस्तिका में बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक रिच डैड पुअर डैड बुक की बात करेंगे। आज हम इसके चैप्टर 6 पर पूरा फोकस करेंगे, जिसका नाम है अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। हाँ, और रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक दुनिया की सबसे फेमस पर्सनल फाइनेंस बुक्स में से एक है। इसे पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पैसे, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में हमारे पुराने सोच को बदल देती है। एग्जैक्टली और इस चर्चा की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये फाइनेंशियल नॉलेज हमारे यहाँ स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। हमारी शिक्षा प्रणाली इस पर पूरी तरह चुप है। वही ना, या तो इसे पूरी जिंदगी अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखना पड़ता है या फिर अच्छी किताबों के माध्यम से, जो राइटर का असली ओरिजिनल एक्सपीरियंस होता है। सही पकड़ा है आपने। और आज के सेशन का हमारा मेन मिशन यही समझना है कि कैसे अमीर लोग सिर्फ पैसे के लिए लगातार मेहनत नहीं करते, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसे का आविष्कार करते हैं। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। मैं शुरुआत एक बहुत ही अजीब कहानी से करना चाहती हूँ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में तो सब जानते हैं, राइट? हाँ, उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। सही कहा। उन्होंने पेटेंट करवाया और जब उन्हें एक बड़ी कंपनी की जरूरत पड़ी तो वो वेस्टर्न यूनियन के पास गए। उन्होंने अपना पेटेंट $1,00,000 में बेचने का ऑफर दिया। उस वक्त तो वेस्टर्न यूनियन सबसे बड़ी कंपनी थी। उनका क्या रिएक्शन था? पता है, वेस्टर्न यूनियन के अध्यक्ष ने उसे बहुत महंगा कह के सीधा ठुकरा दिया और उस एक इनकार के बाद AT&T जैसी खरबों डॉलर की कंपनी का जन्म हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी दूरदृष्टि की कमी थी उनकी। उन्होंने इतने बड़े बदलाव को बिल्कुल नहीं समझा। हाँ, और बुक में ठीक इस कहानी के बाद एक दूसरा दृश्य भी आता है। एक 45 साल का मैनेजर है जिसे हाल ही में नौकरी से निकाल दिया गया है। अच्छा, वो फैक्ट्री के गार्ड्स वाला किस्सा। हाँ वही। वो गार्ड्स के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि उसे अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि उसने हाल ही में एक नया घर खरीदा था। उसे डर था कि नौकरी चली गई तो उसका सब कुछ छिन जाएगा। देखिए, इन दोनों कहानियों को साथ रखना जरूरी है। एक तरफ बड़ा दिमाग था पर नए बदलाव को देखने की क्षमता नहीं थी, और दूसरी तरफ क्षमता थी पर डर हावी था। यहाँ एक छोटा सा विचार मेरे दिमाग में आता है। अगर हम स्कूल की तुलना असली जिंदगी से करें तो स्कूल में मिलने वाले अच्छे नंबर एक सेफ्टी नेट की तरह होते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। लेकिन स्कूल के बाहर असली दुनिया में हमें एक अलग पैराशूट की जरूरत होती है। तो ऐसा क्यों है आखिर? असल में हम सब में टैलेंट होता है, पर जो खुद पर शक और डर होता है ना, वो हमें पीछे खींचता है। हाँ, लोग डरते बहुत हैं। असली दुनिया में कॉलेज की डिग्री से ज्यादा गट्स और बहादुरी काम आती है। जोखिम लेने की क्षमता होना बहुत जरूरी है। पर एक आम इंसान की तरह सोचें तो अपने फाइनेंशियल IQ को विकसित करने का जोखिम आखिर क्यों लिया जाए? सुकून से क्यों नहीं रह सकते लोग? क्योंकि ताकि हमारे पास ज्यादा विकल्प हों, चॉइसेस हों। आज का जो इन्फॉर्मेशन एज है, वहाँ बदलाव इतनी तेजी से हो रहे हैं कि पुरानी सोच काम नहीं आएगी। हाँ, जो कल नया था वो आज पुराना हो गया है। वही तो, जो लोग पुरानी धारणाओं से चिपके रहेंगे वो जिंदगी भर संघर्ष करेंगे, और जो अपनी वित्तीय बुद्धि बढ़ाएंगे वो आगे चलकर अमीर बनेंगे। चलिए इस बात को कैश फ्लो बोर्ड गेम के उस दिलचस्प कहानी से समझते हैं। एक दिन लेखक कुछ लोगों को वो गेम सिखा रहे थे, तभी वहां एक तलाकशुदा महिला आई। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया किस्सा है। तो खेल के पहले ही राउंड में उस महिला को एक बोट यानी नाव का कार्ड मिला। पहले तो वो बहुत खुश हुई कि वाह, एक शानदार नाव मिल रही। पर बैलेंस शीट देखते ही उसकी खुशी गायब हो गई होगी। बिल्कुल। जब उसे पता चला कि वो नाव असल में उसे कर्ज में डुबा रही है तो वो इतनी भड़क गई कि उसने गेम को बकवास बताया और अपने पैसे वापस मांग लिए। उसका गुस्सा सच में बहुत ज्यादा था उस वक्त। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि ये तो महज एक बोर्ड गेम था ना। एक खेल से किसी को इतनी ठेस कैसे लग सकती है? क्या एक गेम किसी की असली जिंदगी का सच बता सकता है? असल में ये गेम तुरंत फीडबैक देता है। उस महिला का गुस्सा गेम या गणित पर नहीं था, बल्कि अपनी समझ की कमी पर था। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अपनी शादी के 20 सालों में पैसों का पूरा हिसाब अपने पति पर छोड़ दिया था। उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया
और आखिर में पति ने धोखा दे दिया। ओह, मतलब उनके पास जिसे वो संपत्ति समझती थी वो असल में सिर्फ दिखावे के खर्चे थे, असली एसेट तो था ही नहीं। एग्जैक्टली। और अगर इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो लोग आज भी उसी पुरानी सोच को कसकर पकड़े हुए हैं कि कड़ी मेहनत करो और पैसे बचाते रहो। 300 साल पहले जमीन संपत्ति थी, फिर फैक्ट्री का दौर आया। पर आज तो सूचना का युग है ना। हाँ, आज इंफॉर्मेशन ही असली संपत्ति है। जिसके पास सही वक्त पर सही जानकारी है वही अमीर है। सही बात है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमें इस पुरानी आदत से बाहर आना होगा। यहाँ लेखक एक बहुत चौंकाने वाली बात कहते हैं कि पैसा असली नहीं है। हाँ, उनके अमीर डैडियों ने यही सिखाया तो वो कहते थे कि गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा बनाते हैं। आखिर पैसा असली कैसे नहीं है? इसे थोड़ा गहराई से समझिए। पैसा सिर्फ वो है जिस पर हम सहमत हो जाएं। ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है। मतलब ये सिर्फ दिमाग की उपज है। बिल्कुल। आज के युग में पैसा बिना किसी कड़ी शारीरिक मेहनत के सिर्फ दिमाग और कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए मिनटों में बन जाता है। इसे साबित करने के लिए ना एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है बुक में। मंदी के दौर में जब सब डर रहे थे, तब लेखक ने आखिर क्या किया? उन्होंने डरने के बजाय मौका ढूंढा। उन्होंने देखा कि लोग डर के मारे अपने घर बेच रहे हैं। तो एक $75,000 का घर जो दिवालिया हो चुका था, उसे उन्होंने अदालत की सीढ़ियों से सिर्फ $20,000 में खरीद लिया। वेट, 20,000 में? और इसके लिए भी शायद उन्होंने $2,000 अपने किसी दोस्त से कर्ज लिया था, जिसपे सिर्फ $200 ब्याज था। हाँ बिल्कुल, यही किया उन्होंने। तो फिर उन्होंने उस घर का क्या किया आगे? उस सौदे को कैश में कैसे बदला? उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन दे दिया। उसमें लिखा था कि 75,000 का घर बिना डाउन पेमेंट के 7,000 में उपलब्ध है। अरे वाह, खरीदार के लिए तो ये बहुत बड़ा फायदा था। घर तो तुरंत बिक गया होगा। बिल्कुल तुरंत बिक गया। उन्होंने अपने दोस्त को उसके $2,000 और $200 ब्याज भी चुका दिया। ये तो वाकई दिमाग घुमाने वाला सौदा है। अगर इसका निष्कर्ष निकालें तो लेखक के पास अपना खुद का एक भी रुपया नहीं था। एकदम सही। फिर भी सिर्फ कुछ घंटों के काम में उन्होंने अपने संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 बना लिए, और वो भी बिना टैक्स दिए। और यही तो है पैसे का आविष्कार करना। ये उस तरीके से कहीं ज्यादा स्मार्ट है जहां एक आम इंसान हर महीने थोड़े पैसे बचाता है और उस पर सरकार को टैक्स भी देता है। पर एक वाजिब सवाल उठता है यहाँ, कोई आम इंसान अचानक से सड़क पर चलते हुए ऐसी शानदार डील्स थोड़ी ढूंढ सकता है। सही सवाल है। वो कौन सी नींव है जो हमें पैसे का आविष्कार करना सिखाती है? ये नींव 4 महत्वपूर्ण स्तंभों पर टिकी है, जिसे वित्तीय बुद्धि कहते हैं। पहला स्तंभ है वित्तीय साक्षरता, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका मतलब है अंकों को पढ़ने की कला, राइट? हाँ। दूसरा है निवेश की रणनीति या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। ये पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान है जिसमें रचनात्मकता की जरूरत होती है। और तीसरा है बाजार, यानी द मार्केट। मांग और पूर्ति को समझना। जैसे बिल गेट्स ने बाजार को वही दिया जो उसे चाहिए था। हाँ, ये जरूरी है। और आखिरी स्तंभ क्या है? चौथा है कानून। यहाँ कानून से मतलब है अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट नियमों की जानकारी, ताकि इल्लीगल नहीं बल्कि लीगली टैक्स बचाया जा सके। सही है। और इन चारों स्तंभों का जादू आखिर काम कैसे करता है, इसके लिए एक और शानदार उदाहरण देखते हैं। वो ओरेगॉन वाला नीले रंग का छोटा घर। हाँ, जिसमें जिंजरब्रेड ट्रिम वाला पुराना डिजाइन था। हाँ, वो काफी समय से बिक नहीं रहा था। लेखक ने उसे सिर्फ $20,000 में खरीद लिया, और जब बाजार थोड़ा सुधरा तो उसे $95,000 में बेच दिया। और इस उदाहरण की सबसे मजेदार अगली कड़ी अब शुरू होती है। उन्होंने उस 40-50 हजार के मुनाफे पर टैक्स नहीं दिया। ओह, टैक्स फ्री एक्सचेंज का इस्तेमाल किया होगा। बिल्कुल, 1031 टैक्स फ्री एक्सचेंज का इस्तेमाल किया, और उस पैसे को एक 12 यूनिट के अपार्टमेंट में लगा दिया, जिसे 3 लाख में खरीदकर लगभग 5 लाख में बेचा। वाह! और अंत में उसे एक 30 यूनिट के बड़े अपार्टमेंट में बदल दिया, जिससे हर महीने $5,000 की आमदनी आने लगी। यही है ना कंपाउंडिंग का जादू? यही तो असली चमत्कार है इन 4 स्तंभों का। पर इस खेल में उतरने के लिए हमें किस तरह का निवेशक यानी इन्वेस्टर बनना चाहिए? देखिए, 2 तरह के निवेशक होते हैं। पहले होते हैं पैकेज्ड निवेशक, जो बनी बनाई चीजें खरीदते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना, जैसे मॉल से तैयार कंप्यूटर ले आना। और दूसरे होते हैं क्रिएटर निवेशक,
ये वो लोग हैं जो सौदों को खुद असेंबल करते हैं, जैसे एक इंजीनियर अलग अलग पुर्जे जोड़कर एक बेहतरीन कंप्यूटर बनाता है। समझ गई। तो ये दूसरे प्रकार का यानी क्रिएटर निवेशक बनने के लिए किन 3 स्किल्स की जरूरत होती है आखिर? पहली स्किल है वो मौके देख पाना जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। जैसे एक पुराने घर के साथ 4 खाली प्लॉट ढूंढ लेना जो किसी को नहीं दिखे थे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी है बैंक गए बिना पैसा जुटाना, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए कैपिटल रेज करना सीखना। और तीसरी स्किल क्या है? तीसरी और सबसे अहम स्किल है अपने से ज्यादा स्मार्ट और समझदार लोगों को संगठित करना, बेहतरीन वकील और अकाउंटेंट्स की टीम बनाना। कमाल है। इसे ना मैं एक एनालॉजी से जोड़ती हूँ। पैसे कमाना बिल्कुल टेनिस खेलने या साइकिल चलाने जैसा ही तो है। हम गलतियों करके ही तो सीखते हैं। एकदम सटीक उदाहरण है ये। जो लोग हारने और गिरने से डरते हैं ना, सफलता हमेशा उनसे दूर भागती है। क्योंकि जो आप नहीं जानते वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है। इसलिए जोखिम से भागने के बजाय उसे मैनेज करना सीखना चाहिए। वाह! आज की इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार सामने आता है दोस्तों। अगर पैसा सच में सिर्फ एक अग्रीमेंट है, एक समझौता है, तो सोचकर देखिए कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कौन से पुराने समझौते कर रहे हैं जो आपको अमीर बनने से रोक रहे हैं। ये आखिरी सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। और इसलिए आज के इस एपिसोड से आपने जो रूल सीखा है उसके लिए हम आपसे एक कमिटमेंट चाहते हैं। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि कौन कौन इस लर्निंग को अपनी एक्चुअल लाइफ में अप्लाई करेगा। हाँ, हमें कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। और इस बुक के अगले हिस्से में और भी गहरे राज खुलेंगे। तो इस बुक के अगले एपिसोड्स के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। साथ ही हमें बताएं कि आप आगे नेक्स्ट कौन सी बुक के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, हमारे YouTube चैनल पुस्तिका को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इफ ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, देन शेयर एंड गिव योर प्रेशियस कमेंट्स। अगर आपको हमारे इस एफर्ट से आपका बेनिफिट हुआ है तो हमें बताना मत भूलिएगा। बिल्कुल, आपके अनुभव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपके कमेंट्स हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और हाँ, इस बुक के नेक्स्ट एपिसोड के साथ साथ हम नेक्स्ट कौन सी बुक लाने वाले हैं ये सब जानने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, और याद रखिए अपनी वित्तीय बुद्धि का पैराशूट खुद बुनना शुरू कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और गहरी चर्चा में।